नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ। पारुल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमारी विशेष पेशकश देख रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। इससे पहले बुधवार की देर रात पाकिस्तानी सेना ने 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की थी। इसके बाद भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई कर करारा जवाब दिया। रक्षा मंत्रालय ने इस कार्रवाई की जानकारी दी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 7 मई की रात पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। इसमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला समेत 15 जगहों में ड्रोन्स और मिसाइलें दागी थीं। भारतीय सेना ने पहले ही सीमाओं पर S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर रखा था। जैसे ही मिसाइलों से हमला किया गया, इस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। भारत ने लाहौर स्थित एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर फायरिंग भी कर रहा है। तो पाकिस्तान की लगातार कोशिशें कि वो हमें नुकसान पहुंचा सके, लेकिन हमारी तरफ से तैयारी पूरी। उसने जैसे ही ड्रोन्स तैयार किए, हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम को हमने एक्टिव कर दिया, जिसकी वजह से S-400 डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की एक बार फिर से कायराना करतूत को नाकाम कर दिया है। और चलिए इसे हम और भी समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से डिफेंस सिस्टम ने काम किया। ऋषि दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं ऋषि दीक्षित जी आपका अनादि टीवी पर। ऋषि दीक्षित जी, कैसे देखते हैं, 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश थी पाकिस्तान की, जिसके लिए ड्रोन तैनात किए गए थे, लेकिन S-400 डिफेंस सिस्टम ने उसे नाकाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार हमारा ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। जैसे किरण रिजिजू जी ने कहा भी था, लगातार हमारी तरफ से हमारी तैयारियां हैं और पुख्ता हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की कोशिशों को हम नाकाम कर रहे हैं। लगातार वो सीमाओं पर भी कोशिशें कर रहा है, घुसपैठ की फायरिंग कर रहा है, और उसका जवाब सेना मुंह तोड़ तरीके से दे रही है। देखिए पारुल जी, जो घटनाएं वहां पे हुई है जी, जो दंड दिया गया है पाकिस्तान को पहलगाम कांड के बाद में, तो वो हम लोगों की प्रिपेयर्डनेस के बाद में एक नपा-तुला एक्शन था, और हमने उन्हीं लोगों को टारगेट किया था। जैसा कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने रामायण के एक चौपाई को रेफर किया था कि जिन मोह मारा ते मैं मारा, ये हनुमान जी के लिए था, और उन्होंने रावण से कहा था कि हमने उन्हीं को मारा जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया। तो एग्जैक्टली वही चीज जो है यहाँ पे करी गई थी, और इंडिया ने बिल्कुल कहा था कि हमारा जो है एक लिमिटेड ऑपरेशन है ये, और आतंकवादियों को न्यूट्रल करने तक के लिए हम इसको जारी भी रखेंगे, और उन्हीं को हम न्यूट्रल करेंगे। बाकी किसी फौजी इंस्टॉलेशन में, किसी सिविल एस्टेब्लिशमेंट में, या गवर्नमेंट के किसी और कॉम्प्लेक्स में हम अटैक करने नहीं जा रहे, मीन्स वार पे नहीं जा रहे। आत्मरक्षा का अधिकार हमारा है, और हम आत्मरक्षा के लिए आतंकवादियों को न्यूट्रल करेंगे, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे। तो ये तो हुई एक बात। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान को अब ये कैसे कहा जाए कि कोई समझदारी वाली बात उसके दिमाग में आ ही नहीं रही है। एक ताकतवर देश जो कि एक वर्ल्ड पावर के लेवल का है, उसके साथ आप बराबरी करते हैं कि हम उसको जो है मुंहतोड़ जवाब देंगे, इधर धमकियां देते हैं, और छोटे मोटे इसी तरह के एक्शन करते हैं। तो आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब, राजस्थान, गुजरात तक के जो बॉर्डर वाले हमारे डिस्ट्रिक्ट्स थे, करीब 15 पे उसने जो है रात अटैक किया, और हम तो चाक चौबंद हैं। और ये कहने की बात ही नहीं है कि सीमाएं हमारी हमेशा हमारे सुरक्षा बलों के हाथों सुरक्षित हैं, हमारे सारे सिस्टम हाई टेक्नोलॉजी से लैस हैं। तो किसी को सोचना ही नहीं चाहिए कि कोई मिस एडवेंचर नहीं करना चाहिए कि भारत के ऊपर कोई आंख दिखाए या किसी तरह का अटैक करने की कोशिश करे। तो उसका हाथ उसने देखा कि रात में सारे उसके जो मिसाइल्स हैं वो न्यूट्रल कर दी गई, और उसके जवाबी हमले में, क्योंकि अभी भी यही चीज कही गई है कि आपने जितना हमारे ऊपर किया है, दोबारा से फिर आपको हम वार्न कर रहे हैं। तो कोई इस तरह का फुल अटैक नहीं किया गया। लाहौर में इनका एक जो है डिफेंस सिस्टम बर्बाद किया गया है, रावलपिंडी में इनके स्टेडियम को तबाह किया गया है। जस्ट एक इनको फिर फीलर और रिमाइंडर दिया गया है कि आप इससे बाज आइए, और ये हम लोगों ने कमिट किया था कि हम आगे लड़ाई को और बढ़ाएंगे नहीं। हमारी सीमा आतंकवादियों के कैंप्स, ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने तक हमेशा जारी रहेगा। इसपे कोई टाइमलाइन नहीं दी गई थी कि आज कल कर लिया हो तो अब नहीं करेंगे। वो जब भी हमें मौका लगेगा हम करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इन चीजों को समझते ही और अपनी ताकत को कम से कम जो है कुछ नहीं तो 50 गुना ताकत जो है पाकिस्तान से और इंडिया की ताकत में इतना फर्क आता है।
और सबसे बड़ी चीज होती है किसी देश की इकोनॉमी और वहां का कैसा वहां पे निजाम चल रहा है, कैसी वहां पे जो है जनता वहां कैसे रिएक्ट कर रही है, कैसे वहां की चीजें माहौल कैसा है, उन सब चीजों को ध्यान में रख करके किसी चीज के लिए तैयारी की जाती है, खास करके लड़ाई के लिए। लेकिन ये पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां की जो आर्मी है, वहां के जो आला अफसरान है, आला जो गवर्नमेंट है, उसके कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि उनके रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि हम जो है लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और इसको हम कोई तूल नहीं देना चाहते। आतंकवादियों के अड्डों पर अटैक हुआ है, उनको नेस्तनाबूद किया गया है, लेकिन जी इसके जी। बाद कोई उन्होंने ये चीज नहीं कही थी कि लड़ाई पे जाएंगे, रिटेलिएट करेंगे। लेकिन रात में फिर वही हो गया। तो गवर्नमेंट के स्टेटमेंट में और उसके कथनी करनी में यहाँ पर एक तरह से फर्क नजर आया जब रात में उसने ये कार्रवाई करी, और बड़े लेवल पे। ये नहीं कि मतलब जितने बॉर्डर स्टेट जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक लगते हैं पाकिस्तान से, सब जगह उसने करीब 15 शहरों के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। अब हम लोग की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो उसका हद वही हुआ, सारे न्यूट्रल किए गए, और उसके बाद जब रिटेलिटरी अटैक किया गया उस चीज को खत्म करने के लिए, भाई आपने जो किया है तो हमें उसका उसका मतलब क्या बोलते हैं, दोबारा से उसके लिए कुछ हमें करना पड़ेगा। जो आपने किया है उसका हमने जवाब फिर दिया है। और अभी भी अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कुछ और आगे ये करने की सोच नासमझी रहा ही है शायद, जो बार बार पटखनी खा रहा है। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर है, हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनसे भी बातचीत कर लूं, वो भी आपसे सवाल करेंगे। मनोज जी, 600 किलोमीटर दूर टारगेट को ट्रैक कर लेता है, हमारे पास ऐसा डिफेंस सिस्टम है। पाकिस्तान को पता है हमारी ताकत है और उसके जो भुखमरी के हालात है वो भी पता है। टैंक चलाने के लिए फ्यूल नहीं है, एयरक्राफ्ट चलाने के लिए उनके पास मिसाइल्स के लिए पैसे नहीं है, उसके बावजूद भी वो गिरदर भपकियां अभी भी देने की कोशिश कर रहा है। ये जो वक्त है ऐसे समय पर जो अपनी वो छोटी छोटी कोशिशें कर रहा है, जिसको लेकर लगातार हमारी सेना भी उसे मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और अब हम देख रहे हैं कि उनकी जो कोशिशें जो 15 शहरों को टारगेट करने की थी वो नाकाम हो गई। अभी भी नहीं समझ में आ रहा उनको। देखिए, ये तो उनको तभी समझ जाना था कि 25 मिनट के हमले में हमने उनको घुटनों पर ला दिया, और हमारी जो 27 मिसाइलें दागी और उनका जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है या रडार सिस्टम है, वो एक को भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, एक को भी मार नहीं पाया। वो पूरी की पूरे ने अपने टारगेट हासिल किए, और ये टारगेट ऐसे स्थानों पर थे जो कि बीच शहरी आबादियों के अंदर थे, जहाँ ये खतरा था कि अगर ये टारगेट हिटिंग अगर मिस हो जाती तो हो सकता था कि कई सारे नागरिक इसमें मारे जाते, क्योंकि इनको डिजाइन इस तरह से बनाया गया था कि अगर कोई हमला हो तो ये प्रोपेगेंडा कर दिया जाए कि देखिए ये तो मस्जिद थी, या तो आम लोग रह रहे तो वो मारे गए। लेकिन पाकिस्तान इसमें कर नहीं पाया। ये हमारा फायर पावर और हमारी सेना की जो पेशेवर दक्षता उसको बताता है। उसके बाद भी पाकिस्तान ने जो हिमाकत की 15 शहरों को निशाना बनाने की, तो जिस S-400 मिसाइल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम ख़त्म हुआ है, तो सबसे बड़ी बात है वो चाइना के हथियारों पर बहुत हद तक आज की तारीख में निर्भर है, और चाइना के वो हथियार जो अभी तक किसी ने उपयोग में नहीं किए, क्योंकि चाइना का तो किसी से युद्ध हुआ नहीं, जो भारत से हुई छुटपुट झड़प हुई है, उसमें किसी भारी हथियार या ऐसे सिस्टम का उपयोग हुआ नहीं है। भारत ने जो सिस्टम रूस से लिया, रूस उसका इस्तेमाल कर चुका है। 3 स्क्वाड्रन हमको मिली, 5 मिलना थी, लेकिन चूंकि यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है 3 साल से, इसलिए वो थोड़ा डिले हो गया, और हो सकता है हमको 2026-27 तक वो बाकी वो स्क्वाड्रन मिल जाए। मेन चीज होती है हौसलों की बात है कि हौसला आपका कितना है। 65 के युद्ध की हम बात करें, पाकिस्तान के पास पैटर्न टैंक थे, दुनिया के सबसे खतरनाक टैंक माने जाते थे, लेकिन हमारे यहाँ के राइफलमैन अब्दुल हमीद ने अकेले 60 पैटर्न टैंक मार गिराए थे अपनी राइफल से। 71 की लड़ाई में जब हमने बांग्लादेश बनाया, उनके पास गाजी पनडुब्बी थी और वो भारत की ओर बढ़ रही थी, और कहा जा रहा था कि ये निर्णायक बढ़त दिला देगी, लेकिन हमने कराची के तट पर हमारे हौसले से उस गाजी पनडुब्बी को डुबो दिया था। दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर प्लेन अभी राफेल के पहले जो F-16 पाकिस्तान के पास था, अमेरिका का। हमने देखा कि पिछली बार बालाकोट के बाद हमने हमारे MiG-21 जो कि 40 साल पुराना फाइटर प्लेन है, हमने उनके F-16 को गिरा दिया था। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके पास हौसला कितना है, आपके पास लड़ाई की टेक्नोलॉजी कैसी है। तो भारत की सेना के पास हमने देखा कि हमारे पास हौसला भी है, क्योंकि दुनिया में इकलौती हमारी एक ऐसी सेना है जो 50 डिग्री माइनस, यानी राजस्थान के रेगिस्तान में भी रहती है, और -50-40 डिग्री सियाचिन के ग्लेशियर में वही जवान लड़ता है। वो कच्छ के दलदल में भी घुटनों घुटनों तक कीचड़ में चलता है, वो रेत में भी रहता है। तो ये बताता है कि हमारी सेना कितनी पेशेवर है। और ये जो टारगेटेड हमले के बाद जो भारत ने चेतावनी दी और बता दिया था, इसके बाद भी अगर पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया है, तो जाहिर सी बात है आप मान के चलिए 24 से 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और जो उनका जो सिस्टम ध्वस्त कर दिया भारत ने, जो उनका डिफेंस सिस्टम, अभी खबर आई है कुछ देर पहले कि जो रावलपिंडी का स्टेडियम है उसको नुकसान पहुंचा है। लाहौर में जो उनका एयर बेस है उसके पास हमने जो हार्पी हमारा ड्रोन है इजराइल का, अभी तक ये होता था कि पिछली बार हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी
एयर स्ट्राइक की थी, वो पीओके में की थी, यानी भारत जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान का हम मानते हैं, उसमें की थी। लेकिन इस बार हमने, भारत ने पाकिस्तान के अंदर तक घुसकर की, और हम उससे और आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट एकदम घनी आबादी वाले ऐसे शहर हैं, और वहाँ भारत अगर हमला कर पा रहा है, उनके जो डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि अगर पाकिस्तान कुछ और हिमाकत करता है, हालांकि उम्मीद ये हम कर सकते हैं, करना पड़ेगी, क्योंकि अभी तक का जो इतिहास है पाकिस्तान का, क्योंकि जो उनके आसिम मुनीर हैं, जिनको हाफिज मुनीर भी कहा जाता है, कहा जाता है उनको कुरान कंठस्थ थे, वो चूंकि एक एक्सटेंशन ले चुके, 2000 अभी अक्टूबर तक उनका एक जो कार्यकाल खत्म हो रहा है, एक एक्सटेंशन और लेना है। विरोध हो रहा है पाकिस्तान में, जब जब वहाँ की सेना और सरकार के खिलाफ लोग इकट्ठा होते हैं, तो सेना कभी कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ ऐसा करने का प्रयास करती है ताकि लोग सेना के पीछे खड़े हो जाएं, या राजनीतिक नेतृत्व को दरकिनार करके ये सोचे कि सेना पूरी कमान संभाल ले। अभी जिस तरीके से आईएसआई के चीफ को एनएसए बनाया है पाकिस्तान ने, तो जाहिर सी बात है कि आगे पीछे या तो हो सकता है कि आसिम मुनीर की विदाई हो जाएगी, या हो सकता है कि आसिम मुनीर सत्ता पे काबिज हो जाए और शहबाज शरीफ की विदाई हो जाए। तो ये सारी, तो ऐसे में फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान या आसिम मुनीर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे वहाँ का पॉलिटिकल नेतृत्व परेशानी में पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर करोड़ी सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर करोड़ी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये इस विषय पर चर्चा होना शुरू हो चुकी है, हम देख रहे हैं अमेरिका की तरफ से भी इस पर टिप्पणी की जा रही है, टर्की भी कह चुका है कि इस मामले में पाकिस्तान को कोई और कदम नहीं उठाना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस मामले में को लेकर ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बाद हम देख रहे हैं पाकिस्तान अभी भी नहीं माना, उसने कोशिश की है, लेकिन हमारे डिफेंस सिस्टम इतने एक्टिव हैं कि उसकी कोशिश नाकाम हो गई। देखिए पारुल, जब 22 अप्रैल को आतंकवादी अटैक हुआ, पूरी दुनिया ने कंडेम किया और भारत को टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ने के लिए सपोर्ट की बात की। टेररिज्म के अगेंस्ट में, पाकिस्तान के अगेंस्ट में लड़ने का सपोर्ट नहीं किया था किसी जी। तो फिर भारत ने लगभग 2 हफ्ते बाद 13 दिन पे ऑपरेशन सिंदूर किया, और वहां भी भारत ने परहेज किया कि सिविलियन इंस्टॉलेशंस पे कोई अटैक नहीं हो, स्ट्राइक न हो, मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं हो, और इकोनॉमिक जो एंटरप्राइजेज हैं उन पे न हो। केवल मिलिट्री जो आतंकवादी अड्डे थे, केवल उन पे स्ट्राइक किया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के मंत्री ने ये कहा कि दुनिया को ये कहा कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे अगर भारत इससे आगे कार्यवाही नहीं करता है तो। लेकिन उसके विपरीत पाकिस्तान ने कल भारत के कई शहरों में ड्रोन से, जेट से हमले किए, तो स्वाभाविक रूप से भारत को रेस्पॉन्स तो करना ही था, और इसलिए भारत ने लाहौर में वहां का जो हेडक्वार्टर्स है, एयरफोर्स का हेडक्वार्टर्स 9, उसमें जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको उन्होंने खत्म कर दिया, और इसके साथ सियालकोट में भी किया है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि भारत ने हमारे ऊपर कई ड्रोन दिए। उन्होंने कहा 25 ड्रोन तो इजराइल मेड थे, जो हेरूप नाम के हैं, उनको हमने मार गिराया। इसी तरह से 12 और ड्रोन है, उनको मार गिराया है। तो अब देखिए, इस तरह की वार की स्थिति होती है तो दोनों तरफ से एक्यूजेशन होता है। उस रिपोर्ट को मीडिया के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि असरटेन कैसे करें, वेरीफाई कैसे करें। अब दुनिया के देश पूरे चिंतित हैं, क्योंकि भारत और देश की पाकिस्तान की स्थिति है वो इजराइल और हमास जैसी नहीं है। तो दुनिया के बहुत से देशों ने अपने नागरिकों को कह दिया कि आप वहां मत जाइए। बिल्कुल। इसके साथ वापस बुला लिया अपने नागरिकों को। अमेरिका ने जो लाहौर में अमेरिकन कॉन्सुलेट है उनको सेफ जगह के लिए कह दिया कि आप सेफ जगह चले जाओ। इसी तरह यूरोपियन यूनियन ने अभी कुछ देर पहले कहा है कि दोनों देश थोड़ा रेस्ट्रेन रखें, ज्यादा एस्केलेट मत करें, नहीं तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, वो निरंतर रूप से कह रहे हैं कि एस्केलेट मत करो। लेकिन जब दोहरापन होता है, पाकिस्तान एक तरफ ये कहता है कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे, भारत आगे नहीं बढ़ेगा तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और फिर उसके उल्टा कार्रवाई करता है, तो भारत के सामने कोई विकल्प नहीं है। और जब वार सामने हो तो लड़ना पड़ता, आप चाहते हुए भी बच नहीं सकते। अगर भारत चाहे कि वार नहीं होगा, क्योंकि 2 हफ्ते से हमारे जो सीमाएं हैं वहां पे निरंतर रूप से फायरिंग हो रहा है। कल फायरिंग बढ़ गया, सिविलियंस पे बढ़ गया, और जहां बस्तियां हैं उनके आसपास
वो एक तरह की दहशत में जी रहे, बुश ने खाली कर दिया बॉर्डर एरिया। तो जो बॉर्डर एरिया में सिविलियंस रह रहे हैं, उनका 2 हफ्ते से क्या हाल हो रहा होगा पारुल, आप इमेजिन कर सकती हैं। और कल से सेलिंग बढ़ गया है, तो ऐसी हालत में कोई विकल्प नहीं है, आपको रेस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा, नहीं चाहते हुए। जी पारुल। बिल्कुल। ऋषि दीक्षित जी, आप कैसे देखते हैं? अभी मनोज जी ने भी वहां के आगामी समय में जो अनुमान किया कि डेवलपमेंट्स क्या हो सकते हैं, वहां के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और कुछ चीजों को जो हम देखें कि अगर बदलाव पाकिस्तान करता है तो उससे, और अभी सर ने भी अपनी बात रखी, इन दोनों पर ही मैं आपसे भी चाहूंगी कि आप भी अपनी टिप्पणी दें। ऋषि दीक्षित जी। जहां तक पाकिस्तान की सूरत हाल है, वहां का तो हम ये कह सकते हैं कि किसी का किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं। सबसे बड़ी चीज होती है वहां की आवाम वहां पर फटे हाल है। मतलब एक एक टुकड़े के लाले पड़े हैं आम पब्लिक को। ये जो मिलिट्री लीडरशिप है और जो गवर्नमेंट है, वहां के नेता हैं, ये अभी भी वहां मलाई में तरबतर है और अच्छे से इनका सब रुकावट हो रहा है। इनको किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सारे इनको ऐसे आराम चल रहे हैं, सारे इनकी जो है देखभाल हो रही है। तो ऐसे में जब जनता थोड़ा सा इसके लिए परेशान होती है, जब किसी बाप के सामने उसके बेटे को रोटी न मिल रही हो, वो अपने घर को न चला पा रहा हो, गवर्नमेंट इसमें फेल हो रही हो, तो एक अनरेस्ट सा होता है। और पाकिस्तान आर्मी का जहां तक सवाल है, वो पंजाब के मुस्लिम डोमिनेंट आर्मी है। तो जो दूसरे स्टेट्स है उसके, वहां के जो लोग हैं, वहां की जो सेना में उनका जो योगदान है, तो अंदर अंदर से बड़ा सफोकेशन चल रहा है। अभी के हालात ये हैं कि तालमेल जो गवर्नमेंट का होना चाहिए सेना के साथ में, जो उनसे सिर्फ बातचीत करके क्या करना है क्या नहीं करना है, हम उस पर देख रहे हैं, तो हमें कोई तारतम्य नजर नहीं आ रहा कि कहाँ कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। तो इसका मतलब अभी ये चीजें हैं कि इसको डिसाइड कौन करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, किसके स्टेटमेंट पे हम डिपेंड करें। तो हालात जो है इसी तरह के रहते रहेंगे, वो विश्वास लायक नहीं है। इसी तरह की हरकत फिर करेगा। जब एक बार कह दिया गया था कि हमने आतंकवादी अड्डे टारगेट किए हैं, उतने तक ही हम सीमित रहे हैं और उतना हमने किया भी है, पिन पॉइंट अटैक किया है। इवन आप देखें कि अगर 10-10 ब्लॉक के बीच में एक टारगेटेड ब्लॉक उनका आतंकवादियों किया गया, तो उसी पर ही अटैक हुआ। दाएं बाएं आप देखिए, कहीं कुछ नहीं। और रही एक और सवाल मैं आपसे दीक्षित जी, क्योंकि मुझे बताया कि आप जाने के इच्छुक हैं, अभी आप समय नहीं दे पा रहे हैं ज्यादा, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो 15 शहर बताए गए, उनको टारगेट करने की कोशिश जो पाकिस्तान ने की, इसके पीछे का मतलब पाकिस्तान का क्या हो सकता है? इन 15 शहरों को क्यों टारगेट किया जा रहा था? 15 शहर जो है ये बॉर्डर से लगे हुए हैं और उसको ये दिखाना था कि क्योंकि इसके ऊपर अटैक हुआ था, तो जल्दी से जल्दी वहां तक की रीच में सेट टारगेट करके मिसाइल उसने डाली। और ये शायद टेस्ट भी करना चाह रहा होगा कि जब एक तरह से वाइड एक ही स्केल में आप जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक अटैक अपना फैला के करते हैं, तो ये हमें गाइड करने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ पे ये जितना बता रहे हैं उतना है क्या। मतलब उसको भरोसा नहीं था कि इंडिया उससे 50 गुना ज्यादा ताकतवर। बात जरूर होती है इंडिया पाकिस्तान की बराबरी की, लेकिन कहीं दूर दूर तक ठहरता नहीं है। तो ये बड़ी बचकानी सी हरकत उसने करी है, ऐसा उसको करना नहीं चाहिए था। उसने अपनी मिसाइल दागी, हो सकता है इसके बाद वो चुपचाप रहेंगे या जो है उनको न्यूट्रल करके अटैक रिटेलिएट नहीं करेंगे, लेकिन ये असंभव है। उसको अब माना गया क्योंकि आर्मी के द्वारा मिसाइल इंडिया के ऊपर दागी गई, चाहे उसके लाइन जो बॉर्डर लाइन उसके पास ही क्यों न हो, लेकिन ये एक तरह से एक वार माना गया। बिल्कुल। आप इसको इसकी बारीकी समझिएगा। अब जो है इंडिया के पास इसको रिटेलिएट करने का पूरा अधिकार है कि घुस करके दोबारा से इसका जवाब दे और अपनी इच्छा से उनको जितना भी अपने फायदे के लिए, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से जितना भी फोर्स अप्लाई करना चाहता है, तो अब हम आगे वार जोन में। वार जोन का मतलब है कि एक तरह से उसने शुरुआत कर दी है। अब अभी भी हम वेट ये कर रहे हैं कि इतना जिसका उतना हमने जवाब दिया है, जितनी पोटेंशियल उसने किया उससे कई गुना ज्यादा उसको समझा दिया है कि तुम बच्चे हो अभी समझ जाइए, ये इस तरह से खिलवाड़ नहीं किया जाता है। और बड़ी चीजों के साथ में गांव घर में अपने देश के अंदर सब कर सकते हो, अपने स्टेट्स के साथ में कर सकते हो, उनके साथ में अपनी सेनाओं के साथ इस तरह खेल कर सकते हो, लेकिन एक बड़े ताकतवर पड़ोसी देश के साथ जिसका कि दुनिया बिल्कुल, ये बचकानी हरकतें हैं या फिर ये गलतियां वो कर रहा है जिसका खामियाजा से बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, इस वक्त की बड़ी खबर, भारत के हमले से पाकिस्तान में खलबली है। पाकिस्तान की संसद में सांसद ताहिर इकबाल रोने लगे और रोते रोते कहा, खुदा आज बचा ले। तो पाकिस्तान की संसद में सांसद रो रहे हैं। वहां के जनप्रतिनिधियों को समझ आ गया है कि जो किया
उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ये है ताहिर इकबाल जो रोते रोते कह रहे हैं, या खुदा आज बचा ले। रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का मौला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमान